Very, very good morning to all my dear friends. Good morning, good morning, good morning. Please बैठिए. Hi, please. Page number is 20. Question number is 7. Write a note on rebate under section 87A. Rebate under section 87A. Rebate, that is concession from income tax, shall be allowed only to resident individual, not to non-resident individual or any other person. Any other person मतलब कंपनी हुई या पार्टनरशिप फर्म हुई, उनको ये नहीं मिलता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा. रिबेट शैल बी अलाउड ओनली इफ टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख. Rebate shall be allowed up to ₹25,000. Health and education cess shall be applied only after permitting rebate under section 87A. बस इतना एक बार रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं. देखिए, दो पर्सन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इसकी इनकम है 10 लाख, इसकी इनकम है 7 लाख. जरा टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं. 3 लाख तो कितना हो जाएगा? नील. 4 लाख का 5% कितना? 20,000. उसके बाद 3 लाख का 10% कितना? 30,000. इसका टोटल हो जाएगा 50,000 विदाउट HEC. अभी HEC की बात नहीं कर रहे हम. इसका नील 20,000. करेक्ट. बट देयर इज अ टर्म कॉल्ड रिबेट. रिबेट का मतलब है ये जो टैक्स आया ना, टैक्स, इससे कंसेशन दे देंगे. अगर कंसेशन इनकम से हो तो उसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं डिडक्शन या बोलते हैं एग्जेम्पशन. ये इनकम से कंसेशन होते हैं, डिडक्शन एग्जेम्पशन, और ये टैक्स से होता है कंसेशन ही. वो इनकम से टैक्स है. जैसे मान लो ग्रॉस टोटल इनकम है 10 लाख, इसमें से 2 लाख लेस किया तो इस 2 लाख को क्या बोलेंगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, चैप्टर 6 से जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे फिर कंसेशन देंगे तो इट इज़ कॉल्ड रिबेट. तो रिबेट इज डिफरेंट फ्रॉम डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन. डिडक्शन एग्जेम्पशन दोनों इनकम से होती हैं, वो कंसेशन इनकम से चलो इनकम से लेस कर देते हैं. इनकम से लेस करने के बाद गोम से चलो टैक्स से भी लेस कर देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड रिबेट. तो गोम से अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो जितना आपका टैक्स है सारा आपका माफ़ है, नील. 87A में उतनी अमाउंट का आपको रिबेट दे देंगे, नील हो जाएगा ये. तो रियलिटी में 7 लाख की इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं देना. तो फिर तो ऐसे कर देते, स्लैब ही बदल देते कि 7 लाख तक नील रहेगा, फिर उसके बाद अगले 3 लाख पे 10% रहेगा, एंड सो ऑन. तो एक ही बात बनी ना, ये एक ही बात नहीं है. उससे अगर ऐसे कर दिया तो इसको भी कंसेशन मिल जाएगा. ये देखो, ये भी ले जाएगा 7 लाख, इसका भी नील हो जाएगा. तो हम इसको कंसेशन नहीं देना चाह रहे. हम किसको देना चाह रहे हैं? जिसकी इनकम अप टू 7 है, 7 है, 6 है, 5 है, उसको छोड़ना चाह रहे. इसको नहीं छोड़ना चाह रहे. 7 से ऊपर वाले को नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज दैट इज दिस पर्सन इज ए रिच पर्सन, ही इज़ नॉट ए रिच पर्सन. इसलिए अगर स्लैब के में कंसेशन कर दिया, वो कंसेशन सबको मिलता है. अगर 100 करोड़ की इनकम है वो भी ले जाएगा कंसेशन. स्लैब का कंसेशन इज फॉर एवरीबॉडी. चाहे इनकम 10 करोड़ है, 10 करोड़ वाला भी 3 लाख पे टैक्स नहीं देगा. बट रिबेट इज लिमिटेड ओनली टू द पीपल हैविंग इनकम अप टू 7 लाख. ये 7 लाख को अगले साल से बदल के कर दिया 12 लाख. बदला जो है वो ये है, वो ये नहीं बदला, स्लैब नहीं बदला. तो ज़्यादातर पब्लिक को नॉलेज नहीं है. पब्लिक को लगता है स्लैब बदल गया, और पब्लिक को लग रहा है जिसकी इनकम 50 लाख है वो भी कह रहा है मेरी भी 12 लाख तक तो मेरी भी माफ़ होगी, जबकि उसकी माफ़ नहीं हुई है. ये माफ़ उसकी होगी जिसकी इनकम ही 12 लाख तक होगी, उसकी माफ़ हो जाएगी. अगर 12 का 13 हो गया, देना पड़ेगा टैक्स. तो जब कंसेशन की बात करती है गवर्नमेंट कहती है जी 12 लाख तक हमने माफ़ कर दिया, तो हर इंसान सोचता है
कि सबका 12 लाख माफ, वो तब होगा जब स्लैब में आए। गवर्नमेंट का हमने स्लैब बदल दिया, 12 लाख तक नील है, अब ये सबको मिल जाएगा। तो स्लैब में नील या स्लैब का जो भी रेट, इट इज़ फॉर एवरीबडी। और रिबेट का पार्ट स्पेसिफाइड फॉर दोज पीपल जिनके लिए गवर्नमेंट ने बात बताई है, सबके लिए नहीं बताई। तो अगले साल से तो हमने क्या लेना, हमारे सिलेबस में तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आपने बजट में सबने सुन लिया 12 लाख वाली बात है ना, एवरीबडी नोज इट। 12 लाख की कोई बात है, लेकिन वो 12 लाख की बात रिबेट में है और वो भी अगले साल से है, प्रीवियस ईयर 25-26। इसकी जब रिटर्न भरेंगे असेसमेंट डे 26-27 में, तो ये प्रोविज़न लगेंगे और हमारे एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारा एग्ज़ाम मतलब ना ये अभी सितंबर के लिए एप्लीकेबल है, ना मई के लिए, ना जनवरी के लिए। ये एग्ज़ाम में आएगा मई 26 में, मई 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27 एग्ज़ाम में। क्योंकि अभी तो ये एक्ट बना ही नहीं, अभी तो डिस्कशन ही चल रहा है, इस पर भी वोटिंग का हुई है। क्या पता वोटिंग में ना पास हो। वोटिंग 31 मार्च तक इसकी वोटिंग होगी। वोटिंग में होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के साइन भी होने हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी एक्ट नहीं बनता। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, एग्जीक्यूटिव पावर सारी प्रेसिडेंट के पास है, लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट के पास है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। इसका थोड़ा मीनिंग भी मैं आपको बता दूं। लॉ बनाने वाले कोई और हैं, लॉ को इस कंट्री में मानना पड़ेगा, इसका ऑर्डर देने वाला कोई और है। लॉ बना दिया, बनाने से क्या हो जाएगा, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा इस कंट्री में नहीं चलेगा। और जो कुछ ये बनाएंगे प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट कांट रिफ्यूज। प्रेसिडेंट कैन मैक्सिमम से रिकंसिडर इट। मैक्सिमम प्रेसिडेंट क्या कह सकता है, भाई एक बार और सोच लो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो रिकंसिडर की बात मैक्सिमम प्रेसिडेंट कह सकता है। रिकंसिडर के बाद पार्लियामेंट ने कहा कर लिया रिकंसिडर, अब तो साइन करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर वैल्यू क्या हुई, फिर तो ये पावर ही नहीं के पास है। देखो अगर एब्सोल्युटली इनको कर दिया जाए, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, तो दे विल बिकम द डिक्टेटर। अरे हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। पापा ने कहा बेटा देख जहाँ तूने पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन मेरे से एक बार बता दियो, मैं भी तो सोच देख लूँ कहीं कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ नहीं जा रहे हो। तो इस तरह का रोल ये प्ले करता है प्रेसिडेंट कि भाई लॉ बनाने वाला बना लेना, लेकिन एक बार मेरे से पूछ लेना। और मान लो पापा ने कहा बेटा देख तेरा डिसीजन ठीक है, लेकिन मेरी बात मान, यहाँ नहीं, तो ये काम ऐसे कर ले। आपने कहा मैं नहीं मानता, ना मान भाई, क्या करूँ, मैं तो देख तेरी फेवर में समझा रहा हूँ। तो ये एल्डरली पीपल का काम है प्रेसिडेंट कि कोई अपने आप को एब्सोल्यूट ना, पूछना ही नहीं है, बस जो मैंने कह दिया ठीक है। तो लॉ मेकर ने ये कहा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसके साइन के बिना इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये लॉ बनाते हुए ध्यान में रखेंगे भाई किसी और के पास भी जाना है, उसको कोई बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं डिसीजन गलत तो नहीं है, कहीं वो हमें रिकंसिडर कह देगा। मान लो इसने कह दिया रिकंसिडर, तो ये छोटी सी बात लग रही है, बहुत बड़ी बात है। अगले दिन सारे टीवी चैनल पे देखना, वर्ल्ड की न्यूज़ बनेगी, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की न्यूज़ बनेगी, इंडियन प्रेसिडेंट आस्क्ड द पार्लियामेंट टू रिकंसिडर इट। मीन्स ये बहुत बड़ी बात है, प्रेसिडेंट ने कह दिया, पूरे वर्ल्ड में सारी दुनिया दिखाएगी इस चीज़ को कि देखिए प्रेसिडेंट ने बोल दिया रिकंसिडर इट। ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बाद में ना मान, लेकिन पूरे कंट्री में चलता रहेगा, ये कम से कम 1 महीना इसका डिसीजन चलता रहेगा, प्रेसिडेंट ने कह दिया रिकंसिडर कर लो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एनीवे फाइनेंस एक्ट कब बनेगा, जब प्रेसिडेंट साइन कर देगा। तो थोड़ी सी बातें ये भी हमें पता नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा प्रेसिडेंट साइन करेगा, इन्होंने बना तो दिया पार्लियामेंट ने, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, और क्या प्रेसिडेंट साइन ना करे तो प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे, डम्मी हेड है वो। तो डम्मी हेड क्यों बना दिया, डम्मी हेड इसलिए बना दिया कि इनको ये ना लगे वी आर द पीपल हैविंग एब्सोल्यूट अबंडेंट अनलिमिटेड पावर्स, बिकॉज एब्सोल्यूट पावर वी ऑलवेज से करप्ट ए मैन एंड पावर करप्ट ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट ए मैन एब्सोल्यूटली। किसी के भी पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, सबको चेक करने के लिए कोई ना कोई ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप पहले इस तरह रीड कर लो, मैं इसमें और बातें बहुत है, मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें देखो थोड़ा सा एडिशन कर लेते हैं।
एक्स की इनकम 7 लाख, वाई की इनकम 7,10,000, इसका टैक्स 3 लाख नील, 4,20,000, ठीक है। रिबेट 87A 20,000, टैक्स नील, इसका 3 लाख नील, 4,20,000, ठीक है। 10,000 रेट कितना 10%, कितना 1,000, टैक्स कितना 21,000। अब देखो दोनों फ्रेंड आपस में बात करें, तेरी इनकम कितनी भाई 7, मेरी कितनी 7, 10, तेरे से मेरी इनकम ज़्यादा है 10,000 पे, टैक्स कितना ज़्यादा है 21,000 पे। तो ये वही प्रॉब्लम फिर आ गई जो हमने मार्जिनल रिलीफ डिस्कस किया था ना सरचार्ज में, कि जरा सी इनकम क्या ज़्यादा होगी, टैक्स इनकम से भी ज़्यादा हो गया। इसमें भी देखो ये इनकम बढ़ी 10,000, टैक्स बढ़ गया 21,000, किसी भी हालत में टैक्स इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें भी आपको मार्जिनल रिलीफ देना है, तो यहाँ लिखेंगे हम टैक्स का इंक्रीज कितना है 21,000, इनकम का कितना 10,000, टैक्स का इंक्रीज इनकम के से कितना ज़्यादा 11,000, 11,000 क्या मिल जाएगा मार्जिनल रिलीफ। बैलेंस आ जाएगा 10,000, 10,000 पे 4% का लगा देना HEC, तो हो जाएगा 400, आंसर आ जाएगा 10,400। दोबारा देख लीजिएगा, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ। मतलब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट जैसे सरचार्ज में था बिल्कुल वैसे ही इसमें है। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, 7 लाख 7,10,000, 7 लाख वाले का नील और 7,10,000 वाले का 21,000। तो कह रहा भाई इनकम तो तेरे से मेरी 10,000 ज़्यादा है और टैक्स मेरा 21,000 ज़्यादा है, यानी गवर्नमेंट क्या कह रही है पूरा 10,000 लाओ, 11,000 घर से और लाओ। तो जिसने मुझे दिया 10,000 मैं उसको ना वापस कराऊँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे 7 ही दे दे, 10 तेरा 10 मुझे फंसवा देगा, ये 10 भी जाएगा, मेरा 11 हो जाएगा। तो उसे यस एनोमली है, वैसे ही रेक्टिफाई करेंगे जैसे सरचार्ज में था, तो आप रिबेट वो मार्जिनल रिलीफ दे देना। लेकिन मैंने कहा था मार्जिनल रिलीफ जैसे दिया गवर्नमेंट ने, वो कोई सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या होना चाहिए था कि गवर्नमेंट से कि जो टैक्स जो लगेगा वो 7 लाख के ऊपर वाली इनकम पे लगेगा। अगर मैं 7 लाख के ऊपर वाली इनकम पे लगाऊं तो कितना बनेगा 1,000। तो गवर्नमेंट सेज नहीं, हम ऐसे नहीं ठीक करेंगे, हम ऐसे ठीक करेंगे जितना आपका टैक्स इनकम से उतना मिल जाएगा आपको मार्जिनल रिलीफ, उसके बाद लगा देना HEC। तो एक बात मतलब सिस्टम मतलब पूरा सेम है जो हमने डिस्कस किया था किसमें सरचार्ज में, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब एक बार और रीड कर लो, बातें भी बीच में और भी है, मैं और बताऊँगा। देखो रिबेट का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट से भाई जो गरीब आदमी है उनको रिलीफ देना है। अब गरीब आदमी कौन होता है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जो दिल में आए बना लो। तो गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट किसको कहते भाई तू तो गरीब आदमी तू तो जा। तो पहले गवर्नमेंट ने ये 7 से पहले 5 होता था, 5 लाख तक, उससे पहले रिबेट होता ही नहीं था। रिबेट किस बात का, ये दे तो दिया रिबेट स्लैब के अंदर 3 लाख वाला, और कोई रिबेट नहीं। तो फर्स्ट टाइम कंसेप्ट लेके आए थे रिबेट का 87A का, तो 5 लाख तक रिबेट दिया था, फिर बढ़ा करके 7 कर दिया, और अब सीधा जंप करवा के 12 लाख। ज़्यादातर बढ़ाते हैं 1-1 लाख करके बढ़ाते हैं, पहले 7 है फिर 8 होगा फिर 9 होगा, फिर ऐसा क्या हो गया एक ही बार में। अब उसके हज़ारों रीजन हो सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं जी दिल्ली में इलेक्शन थे, पब्लिक को खुश करना था, वोट लेने थे, फिर आगे बिहार में भी इलेक्शन है, पब्लिक को खुश करना है, वोट लेने हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। जेनविनली तो ऐसा होता है, अभी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर लो, भाई 7 था फिर 8 कर दो, फिर 9 कर दो, अब एकदम 12 कर दिया, अब आगे क्या करोगे, अब 12 का 13 थोड़ा कर लोगे। अब ये 5 साल चुप बैठे रहेंगे, फिर 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे ना, फिर सीधा जंप करवाएंगे कि भाई अब मेन इलेक्शन ख़त्म हो गए। बाकी में तो पहले ही बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली में नहीं जीत रहे थे, केजरीवाल जी ने जीतने नहीं दिया, उनका अब की बार कुछ भी हो जाए केजरीवाल जी को हराना है, जैसे मर्जी हो। पता नहीं, मतलब सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता पॉलिटिक्स का क्या होता है, जो लोग कहते हैं।
चलो हमने क्या लेना, हमारा मतलब ये 7 है, अगले साल से 12 है। अब ये मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 20,000 टैक्स बनता है, 20,000 ही तो मिलेगा मैक्सिमम। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 25,000 है ना, कि मैक्सिमम ये आपको 25,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उसका रीज़न क्या है, अभी आगे और भी टाइप की इनकम आएगी, उस पर टैक्स ज़्यादा बनता है। जैसे एक इनकम आती है कैजुअल इनकम, किसी की लॉटरी निकल जाए या किसी को गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ में पैसा मिल जाए, दैट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम। मान लो 7 लाख कैजुअल इनकम है, तो इस पर टैक्स का रेट स्लैब रेट के हिसाब से नहीं लगता, 3 लाख नील ऐसे नहीं लगता, इसका सीधा लगता है 30%। 2,10,000 रुपये का टैक्स बनेगा, मुझसे इसमें से 25,000 माइनस कर लो, जितना हमने कहा है मैक्सिमम। तो ये 25,000 वाली बात यहाँ काम आएगी। जो कैजुअल इनकम होती है, मान लो गैम्बलिंग एक्टिविटी है, देखो गैम्बलिंग एक्टिविटी एक तो वो होती है जो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, एक गैम्बलिंग एक्टिविटी होती है जो अलाउड है। 2 टाइप की है, एक तो टोटली डिसअलाउड है, जैसे मान लो कैसीनो वगैरह है, काफ़ी स्टेट्स में अलाउड है कैसीनो, या टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं कम्पीट करो, वो भी एक तरह की गैम्बलिंग होती है। बहुत सारे प्रोग्राम हैं वो गैम्बलिंग के नेचर में है, तो गवर्नमेंट ने उनकी लिस्ट बनाई है। अभी ये आगे टॉपिक आएगा, आज की क्लास में शायद ब्रेक के बाद आ जाए कैजुअल इनकम, तो डिटेल इसकी डिटेल डेफिनेशन है। लेकिन मैं आपको एडवांस हिंट दे रहा हूँ कि कुछ इनकम्स और भी हैं जिस पे टैक्स 20,000 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। देखो 2,10,000 का टैक्स आएगा, तो यहाँ कितना लेस कर लेना, 25,000, करेक्ट। अगले साल से क्या कर दिया, 12 लाख, लेकिन मैक्सिमम कितना लेस होगा, 60,000 नेक्स्ट ईयर का। लेकिन नेक्स्ट ईयर वाला मेरे ख्याल से बीच में मैं ना ही बोलूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाएगा, सारी फिगर मिक्स हो जाएंगी। तो नेक्स्ट ईयर का फिगर अलग आएगी, मैक्सिमम कितना है, अभी तो हमारा 25 है, तो 25 स्लैब रेट में तो काम ही नहीं आएगा, 20 है, ये काम आएगा किसमें, कैजुअल इनकम में, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड और आ रहा है, गवर्नमेंट सेज भी ये जो हम देंगे रिबेट, ये हर किसी को नहीं देंगे, इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो। तो इंडिविजुअल तो हम समझते हैं, रेजिडेंट हम नहीं समझते। मान लो एक कंपनी की इनकम है, तो क्या कंपनी को भी देंगे, से कंपनी को किस बात का, कैनवी से बेचारी गरीब कंपनी है, कैनवी से बेचारी गरीब पार्टनरशिप है, तुम्हारा किस बात का, तुम्हारा कोई रिबेट नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग का हो सकता है, ह्यूमन बीइंग को तो हम कह सकते हैं भी चलो भाई ये रिसोर्स ज़्यादा नहीं, चलो तुम माफ़ कर देंगे, ठीक है। दूसरा रेजिडेंट हो। अब रेजिडेंट कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, सेपरेट चैप्टर है, 5 क्लास का चैप्टर है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। जैसे अभी हमारा ये चैप्टर चलेगा, टैक्स कैसे निकालेंगे, ये टोटल 6 to 7 क्लास का चैप्टर है, टैक्स कैसे निकालेंगे। अभी तो हम इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं, फिर पार्टनरशिप फर्म का निकालेंगे, कंपनी का निकालेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का निकालेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का निकालेंगे, एसोसिएशन पर्सन का निकालेंगे, लोकल अथॉरिटी का निकालेंगे, जुडिकल पर्सन का, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन का निकालेंगे। 7 कैटेगरी है ये। तो पहली कैटेगरी चल रही है अभी इंडिविजुअल, ज़्यादा डिटेल इसी में है, बाकी में ज़्यादा डिटेल नहीं है। फिर ये चैप्टर खत्म करके अगला चैप्टर आएगा गिफ्ट का, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। अगर किसी को कहीं से गिफ्ट मिलता है तो टैक्स के क्या सिस्टम रहेगा। फिर एक चैप्टर आएगा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, 2 क्लास का, गिफ्ट भी 2 क्लास का। फिर ये चैप्टर आएगा रेजिडेंट कौन, नॉन रेजिडेंट कौन, रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम से चैप्टर है, 4 या 5 क्लास का। उसमें डिटेल में डिस्कशन होगा रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट अभी आपको दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ रेफरेंस आ रहा है, जस्ट मैं 2 मिनट की बात बताऊँगा, पूरी बात उस चैप्टर में आएगी। आप बताओ, हम सब लोग जो यहाँ है, आपको क्या लगता है हम रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? तो नॉर्मल मीनिंग क्या हुआ, जो भी इस कंट्री में रहता है रेजिडेंट है, और जो इस कंट्री में नहीं रहते अमेरिका के लोग, वो नॉन रेजिडेंट है। जो इसमें नहीं रहता इन जनरल नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेज भी हम रेजिडेंट को एक कंसेशन देंगे, नॉन रेजिडेंट को नहीं देंगे। तो नॉन रेजिडेंट सेज हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारी इनकम आपके कंट्री में टैक्स कहाँ होगी, हमारी इनकम तो जिस कंट्री में हम रहते हैं उसमें टैक्स होगी। जब हमारी इनकम ही टैक्स नहीं होगी तो रिबेट का क्या करेंगे। देखो मेरी इनकम है मान लो 20 लाख, तो मुझे टैक्स कौन से कंट्री में देना है, इंडिया में। और मिस्टर वाई की इनकम अमेरिका में है 20 लाख, तो टैक्स कौन से कंट्री में देना है, अमेरिका में। तो इंडिया वाला कंसेशन की क्या इसको ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। वो कह रहा मुझे तो चाहिए ही नहीं, तो कौन से हम देंगे भी नहीं आपको। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है बिना मतलब के लिखा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो बात ये है कि अगर ये अमेरिका में रहने वाला इंडिया में कोई एक्टिविटी चला ले, कनॉट प्लेस में शोरूम खोल लिया,
इलोन मस्क ने इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा ली, तो वो से अब निकालो टैक्स। अब ये फैक्ट्री कहाँ है? इंडिया में है। तुम जहाँ मर्जी रहो, देना पड़ेगा टैक्स। इंडिया में कोई भी एक्टिविटी करेगा वो किसी भी कंट्री का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये बात रिबेट की आएगी, तुम उससे जाओ हम रिबेट नहीं देते, तुम तो फॉरनर हो, तुम्हें किस बात का रिबेट? हमने तो अपने लोगों के लिए बनाया है, दुनिया के लिए थोड़ा बनाया है। तो वहाँ ये फिर काम आएगा कि अगर नॉन रेजिडेंट होगा, उसकी कोई इनकम इंडिया में वो टैक्सेबल है, लेकिन उसके ऊपर रिबेट नहीं देना आपको, चाहे 7 लाख ही हो तो भी आपको रिबेट नहीं देना, और रेजिडेंट को आपको दे देना है। ठीक है, ये बात रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डिटेल में आएगी, 5 क्लास लाएंगे, एग्जैक्टली समझेंगे, एग्जैक्टली इसको बोलते हैं रेजिडेंट। भाई मान लो मैं 4 दिन के लिए इंडिया के बाहर चला जाऊँ तो मैं नॉन रेजिडेंट बन गया। इंडिया के बाहर से कोई 4 दिन इंडिया में घूमने आए तो क्या रेजिडेंट बन गया? तो इसलिए ये चैप्टर बनाया गया है, एग्जैक्ट डेज लिखे हुए हैं कि हम एक एक दिन काउंट करेंगे आपका, कितने दिन इंडिया में रहे, कितने दिन बाहर रहे, फिर सारा कुछ हिसाब किताब लगा के आपको स्टेटस देंगे, आप रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट, वो डिटेल में आएगा रफली जो इस कंट्री में रहता है रेजिडेंट, जो नहीं रहता नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को आपको रिबेट नहीं, अभी सिंपली याद कर लेना भाई नॉन रेजिडेंट को नहीं देना, फिर बाद में जब नॉन रेजिडेंट का एग्जैक्टली समझ लेंगे तो फिर और समझ में आ जाएगा। बस इतना पार्ट है, आप दोबारा रीड कर लो, फिर इसके इलस्ट्रेशन चेक करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप डाउट पूछना। अब इसके इलस्ट्रेशन देखो आप नीचे एक बार। मिसेस टोटल इनकम फर्स्ट केस में 6 लाख, सेकंड केस में 7 लाख, थर्ड केस में 740 और फिफ्थ केस में 8 लाख। तो फर्स्ट केस में क्या करना, 6 लाख पे पहले टैक्स निकाल लो। टैक्स निकालने के बाद जितना टैक्स आया उतना ही रिबेट दे दो और टैक्स नील हो जाएगा। सेकंड केस में 7 लाख, 7 लाख पे टैक्स निकाल लो, उतना ही रिबेट दे दो, नील हो जाएगा। थर्ड केस 740 है, 740 पे टैक्स निकाल लो, रिबेट कोई मिलेगा नहीं, और मार्जिन रिलीफ का भी ये केस नहीं है। मार्जिन रिलीफ तभी होगा जब स्लाइटली बढ़ेगा, ये 7,22,000 तक मार्जिन रिलीफ आता है, उसके बाद नहीं आता। 722 220 तक आएगा, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, कैलकुलेट करके हम देख लेंगे टैक्स का इंक्रीज और इनकम का इंक्रीज। इस केस में कैलकुलेट करोगे तो मार्जिन रिलीफ नहीं आएगा। थर्ड केस है, नहीं फोर्थ केस है 8 लाख, इसमें तो रिबेट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब मार्जिन रिलीफ वाली बात जो मैंने बताई है, देखो इसके आगे लिखा हुआ है, इफ़ इनकम इज एक्सीडिंग 7 लाख, इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम इन कंपेरिजन टू 7 लाख। 7 लाख को बेस बना के चलेंगे। रिलीफ शैल बी अलाउड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम। देखिए 7,05,000 रुपये पहले टैक्स निकालो, 20,500। अब मार्जिन रिलीफ कैसे निकालना है? 7,05,000 का टैक्स है 20,500, और अगर इनकम 7 लाख होती तो टैक्स बनता नील। तो टैक्स का इंक्रीज कितना आ गया हमारा? देखो टैक्स में जो इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है 20,500 नील के कंपैरिजन में, जबकि इनकम में इंक्रीज कितना आ रहा है? 5,000। तो भाई टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 बढ़ा लो, तो जितना ज़्यादा है 15,000 ज़्यादा है, तो 15,000 का मार्जिन रिलीफ दे के टैक्स निकाल लो। अब एक बार सारी इलस्ट्रेशन दोबारा से देख लो, फिर डाउट पूछ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कराऊंगा, फिर सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, चेक कर लो एक बार दोबारा से, थ्योरी भी रीड कर लो, प्रैक्टिकल भी देख लो, डाउट भी पूछ लो। देखो अब यहाँ तक डाउट पूछिए आप। व्हाट इज रिबेट? कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिबेट तो आप क्या होगे? इट इज कंसेशन फ्रॉम इनकम टैक्स। फिर आगे कोई पूछे अगर कंसेशन इनकम से तो इसे क्या बोलते हैं? आप कहोगे डिडक्शंस या एग्जम्पशन। फिर उन्होंने पूछा दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिडक्शन एग्जम्पशन। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो मेरी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 10 लाख, तो हमने क्या था, सारे हेड्स की इनकम को हम लिख करके टोटल करते हैं तो क्या बन जाती है? ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन जब इनकम को ग्रॉस टोटल इनकम में ले जाते हैं, गवर्नमेंट कहती है मान लो कि इसमें से 1 लाख रुपया कम कर लो, बैलेंस 9 लाख लेके जाना, तो ये कहलाता है एग्जम्पशन। यानी ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम ले जाने से पहले इनकम का एक हिस्सा हटा दिया, इट इज़ कॉल्ड एग्जम्पशन। और गवर्नमेंट ने कहा नहीं,
लाओ इनकम को यहाँ, ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, अब लेस करेंगे, तो ये कहलाता है डिडक्शन। है कंसेशन ही दोनों। इसमें क्या कर दिया कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम में ले जाने की जरूरत नहीं, हमने कह दिया छोड़ो आप। इसमें क्या कर दिया, नहीं इसमें लाओ, फिर हम लेस करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको स्कॉलरशिप मिला, तो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप को आपको इनकम में दिखाने की जरूरत नहीं है, जाओ माफ़ कर दिया, सेक्शन 10(16) स्कॉलरशिप इनकम इज एब्सोल्युटली एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, आपको कहीं दिखाने तक की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम, इसको कहीं दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा माफ है। जहाँ पे एब्सोल्यूट कंसेशन दिया गया है वहाँ पे एग्जम्पशन की शेप, यानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेशन है। और जहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं, एक बार इधर लेके आओ, फिर बाद में लेस करवाएंगे, तो है ये भी कंसेशन, बट गवर्नमेंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हमने करवा दिया, वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लेस कर लो, तो उसे तो आपका बनता है। एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कितना मिल जाएगा भाई, ये थोड़ा 100 करोड़ का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, स्मॉल अमाउंट ही होगा, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, वो क्या करेगा स्टूडेंट, उसको एजुकेशन पे खर्च करेगा, उसको भी टैक्स मांग लो स्टूडेंट से, नॉट जस्टिफाई। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये काम करेगी तो सारी पब्लिक हंसेगी, देखो गवर्नमेंट की क्या हालत है, एक स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ रहे ये। उसने इतनी एफर्ट्स करके स्कॉलरशिप लिया है, वो आगे स्टडी करेगा, पढ़ने वाला बच्चा तो पैसे को पढ़ाई पे खर्च करेगा, और कहाँ खर्च करेगा, उसका एक ही टारगेट है, पढ़ना है उसे और कुछ नहीं अच्छा लगता। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जिनको पढ़ाई के अलावा मन नहीं लगता उनका किसी भी चीज़ में, बाकी फ्रेंड ज़बरदस्ती जितना मर्जी खींच ले, टेम्परेरी चले जाएंगे, क्योंकि दिल में ये रहता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब जाके घर पढ़ेंगे, क्लास में भी मौका मिला तो यार बैठ के पढ़ेंगे, क्यों खराब है। हाँ 4-6 फ्रेंड साथ में है, उसको छेड़ेंगे, सारे दिन पढ़ने में लगा रहता है, रहने देना, क्या करेगा ये, तो वो छोड़ देगा बेचारा, क्या करेगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जिनका मन हमेशा पढ़ाई में रहता है, और तो स्कॉलरशिप तो भाई उन्हीं का बनेगा ना, और किसका बनेगा, उस पर टैक्स मांग लो, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आप समझिए एग्जम्पशन क्या है, डिडक्शन क्या है, और रिबेट क्या है, ठीक है। देखो आप बिग 4 में इंटरव्यू देने गए, तो बिग 4 वाले क्या क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर सबको पता है, तो सेलेक्ट किसको करें भाई। 100 बच्चों से पूछा, 100 के 100 जवाब देके चले गए। जैसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि रिबेट कितनी टोटल इनकम तक मिलता है, इसका जवाब हर बच्चा दे जाएगा जी 7 लाख तक की टोटल इनकम तक। और उन्होंने पूछा व्हाट इज रिबेट, तो कुछ कम बच्चे रिप्लाई देंगे, तो कहेगा रिबेट तो पता है, होता क्या है ये, डेफिनेशन क्या बनी। अब उन्होंने पूछा रिबेट, डिडक्शन, एग्जम्पशन तीनों में डिफरेंस बताओ, तो ये हार्डली 5% बच्चे इसका रिप्लाई देके आएंगे, हार्डली 5%। इसके आगे पूछ लो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एग्जम्पशन एंड सम एग्जांपल्स ऑफ डिडक्शन, तो उन 5% में से आगे बच जाएंगे 1 या 2%। उन्होंने आगे पूछ लिया व्हाई दिस डिफरेंस, व्हाई डोंट गवर्नमेंट गिव एवरीवेयर एग्जम्पशन, व्हाई डोंट गवर्नमेंट गिव एवरीवेयर डिडक्शन, व्हाई दिस डिफरेंस, तो लास्ट में 1% बच जाएगा, वो कहेंगे इसको सेलेक्ट कर लो। ये हमारे अल्टीमेट क्वेश्चन का रिप्लाई देने को तैयार है, ये है स्टूडेंट, ये चाहिए था हमें। क्यों मैंने अभी आपको नहीं बताया, एग्जाम्पल तो चलो साथ साथ आ जाएंगे, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, एग्जम्पशन भी दे दी, डिडक्शन, तो हम क्या कहेंगे, इसका रिप्लाई क्या बनता है कि सर इनकम टैक्स एक्ट हैज़ नॉट बीन रिटन बाय वन पर्सन, इट हैज़ बीन रिटन ओवर द टाइम सिंस 1961 बाय lakhs of people, and everybody has his own concept, everybody has his own system of giving concession. Some thought exemption is the right way, why should we take it to reduction, why should we take it to gross total income. Some said no, it must be taken here and person must understand that government is giving you concession. Here the person will not understand that government has done a favor to me, here the person will understand that this is my income, but still deducted is a favor done to me by the government. So different people have different concepts, different notions. Accordingly, different concepts have been merged in the Income Tax Act. Likewise, in all the Act, GST, Companies Act, 1% थोड़ा लिखा है। आज ये गवर्नमेंट है, इसमें 400 एक्सपर्ट है, वो बैठ करके लिख रहे हैं, इतना है। वो गवर्नमेंट गई, 400 के 400 एक्सपर्ट बदल जाएंगे, नए 400 एक्सपर्ट आ जाएंगे, वो फिर वो, तो ऐसे मतलब जिसको हम कहते हैं ना भाई अल्टीमेट लास्ट तक हर बात का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते चले जाएंगे,
लास्ट में बचेंगे 2 कैंडिडेट ही बचेंगे, वो कहेंगे इसको कर लो भाई सेलेक्ट, ये है कैंडिडेट, ये फुल पैकेज है, इनको हर बात का पता। तो जितना मतलब कर सकते हो कर लीजिएगा, बिकॉज स्काई इज़ द एंड, मतलब कोई वो नहीं है कहीं पर भी जाके हम कह दें जी फुल स्टॉप है, तो स्काई इज़ द लिमिट, तो वो कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है। आप जितना सीख सकते हो सीख लीजिएगा। और पूरी लाइफ में टारगेट यही होना चाहिए, प्रोफेशनल की लाइन कोई भी हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे इंजीनियर, चाहे चार्ट अकाउंटेंट, चाहे एडवोकेट, चाहे आर्किटेक्ट। प्रोफेशनल का मतलब होता है वन हु नोज 100% इज ए प्रोफेशनल। 99% पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला प्रोफेशनल नहीं होता। तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए, देखो अचीव तो धीरे धीरे होगा, एक दिन में थोड़ा हो जाएगा, पर आपके माइंड में रहना चाहिए कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे करना है, 100% पे। वो धीरे धीरे हो जाएगा, जो लेवल अचीव हो जाए ठीक है, जो नहीं हुआ छोड़ो उसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, एक बार और रीड कर लो, आप डाउट पूछिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक बार आप डाउट हो। मतलब आपका टारगेट वो होना चाहिए 100% वाला, जितना अचीव हो जाए ठीक है। ठीक है, लिखवाऊँ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे जैसे इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देख देख के सॉल्व कर लेना मिला मिला के। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, पिछली क्लास वाले में कोई डाउट और पहले वाले में कोई डाउट नहीं। आप जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई जनरल इनकम टैक्स जीएसटी की कोई बात आपके माइंड में तो आप वो भी बीच में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। Mr. X's total income rupees 6,90,000. Mr. Y's total income rupees 7,12,000. Mr. Z has total income rupees 7,23,000. तो बस तीनों का टैक्स निकाल लीजिएगा। बुक ओपन रखना, मिला मिला के करना, हर स्टेप को मिला लेना। बुक ओपन रखना, साथ साथ मिला मिला के कर लेना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, जो भी पॉइंट क्लियर नहीं आपस में डिस्कस कर लो, आपस में आंसर मिला लो, डिस्कशन करना अलाउड है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। आप फ्रेंड से कॉपी कंपैरिजन कर लो, डिस्कस भी कर लो, मिला भी लो, क्योंकि डिस्कशन से भी सीखते हैं, मिलाने से भी सीखते हैं। साइलेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास में थोड़ी थोड़ी बातें कर सकते हो आपस में।
हाँ जी प्लीज़, अब डाउट पूछ लीजिएगा रिबेट में। रिबेट का पार्ट इतना ही है, अगला टॉपिक स्टार्ट करें। डाउट किसी में ना तो बोलिए। सरचार्ज में, रिबेट में, पहले वाले पार्ट में सारे मिला करके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछिए, फिर अगला पार्ट स्टार्ट करें हम। ठीक है। अगले साल से ये 12 लाख हो गया और 60,000 कर दिया है 25,000 को बढ़ा करके, और स्लैब रेट भी बदल दिया है। पहला 4 लाख नील, अगला 4 लाख 5%, अगला 4 लाख 10, अगला 4 15, अगला 4 20, अगला 4 25, उसके बाद सब 30। अब तो है ना 3 लाख कुछ, 4 लाख कुछ, बीच में 2 लाख भी आ गया, याद करने में प्रॉब्लम आती है। वो अगले साल वाला बढ़िया है। 4 की स्लैब है, 4 नील, 4 5, 4 10, 4 15, 4 20, 4 25, जो बच गया 30, और 12 लाख तक जितना टैक्स उतना रिबेट, फिनिश। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, ये रिबेट देना 7 लाख या 12 लाख, ये अच्छी बात है कि नहीं है? समथिंग गुड और नॉट? तो कितना स्टूडेंट को लगता है इट इज़ गुड, और कितना स्टूडेंट लगता है इट इज़ नॉट गुड? भाई रियली गुड, भाई 7 लाख वाला बेचारा कहाँ से टैक्स देगा? आप इतने खर्चे हैं आजकल, और अगले साल से 12 लाख वाला, तो इनको हेल्प करना अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब हम स्टार्टिंग में लॉ को समझते हैं तो सिर्फ लॉ को समझते हैं, और जब लॉ को समझ जाते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा समझ जाते हैं, फिर इसको मिसयूज़ करने की सोचते हैं। तो मैं इसको थोड़ा मिसयूज़ करके दिखाऊं? तो देखो मिसयूज़ करते हैं इसको। एक ये गवर्नमेंट ऑफिसर है IPS, एंड ही गोज़ टू ए चार्ट अकाउंटेंट। ही सेज के देखो जो मेरा 1 नंबर में इनकम है वो तो है ही, 30 लाख 40 लाख चेक मिलता है, टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके अलावा मुझे ब्राइब भी बहुत मिलती है, IPS में मिलेगी। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास, मैं छोटा अमाउंट लिख रहा हूं, 15 लाख हो सकता है, 15 करोड़ की ब्राइब भी हो इनके पास, तो मैं 15 लाख लिख रहा हूं। अब बताओ क्या करूं? इसका अकाउंट में डालूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, गवर्नमेंट कहेगी कहाँ से आया। घर में रखूं तो चिंता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी सर्च कर ले, मेरी नौकरी भी जाएगी। बताओ मैं क्या करूं? तो आप बताओ क्या करूं? अकाउंट में डाल नहीं सकता, फंस जाएगा, जॉब जाएगा। घर में रखेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कर लिया तो फिर जॉब जाएगी। ठीक है। तो अब देखो CA के पास इसके बहुत तरीके हैं, एक नहीं है, बहुत है। मैं अभी एक वो बताऊंगा जो रिबेट से कनेक्टेड है, वही तरीका बताऊंगा, फिर आगे और भी बता दूंगा। तो CA साइड एक काम करो, आपके पास कोई सर्वेंट है? हाँ है, सर्वेंट तो है। ये पैसा ना, इसमें से 12 लाख अगले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, 12 लाख रुपया उस सर्वेंट के अकाउंट में डाल दो। ठीक है। सर्वेंट कहेगा मेरी इनकम है, उसका टैक्स बनेगा नील। ठीक है। 12 लाख तक कंसेशन ही है ना। देखो लोग कैसे मिसयूज़ करते हैं। उसे हमने क्या सोच के बेनिफिट दिया है, और ये चार्ट अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं? 12 लाख रुपया डिबेट करवा दिया, टैक्सेस नील, 12 लाख तक नहीं बनेगा। अब उससे क्या करो, उस बंदे से बोलो कि तुम 12 लाख अकाउंट में डाल के इनकम दिखा दो, और फिर इसमें से एक चेक काट के दे दो, और उस चेक में दिखाऊंगा कि मैंने लोन लिया है। ठीक है, लोन लिया है 12 लाख का, जबकि लोन तो है नहीं, और लोन इनकम होती नहीं, लोन पे कोई टैक्स नहीं होता, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ना कोई टैक्स दे रहा ना कुछ और मैटर ही होगा। या उससे लोन अपनी वाइफ को दिलवा दो, या उससे लोन अगर आपका बेटा पड़ा है तो उसको दिलवा दो, या आपके मदर फादर हैं, वेरी गुड, उनको दिलवा दो। ठीक है। या फिर उस बंदे ने कहा मेरे पास 12 नहीं है, मेरे पास तो 24 लाख है, 12 + 12। ठीक, काम करो, 12 तो इसके अकाउंट में, एक और सर्वेंट है, 12 उसके अकाउंट में। उसने कहा नहीं मेरा तो 36 है, तो 12 फादर के अकाउंट में डलवा लो, 12 और तो मदर के अकाउंट में डलवा लो। तो ये फिगर जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा ये रहेगी। दिस इज मिस यूज़ ऑफ द फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो जिसको लॉ की नॉलेज है वो स्टार्टिंग में उतना ही समझेगा जितना आपने समझा। भी रिबेट ठीक है भाई उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम नहीं है। जब आप क्वेश्चन करते चले जाओगे 10-12
फिर धीरे 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 आगे चलते जाओगे, फिर दिमाग दूसरे डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। देख लो आप इस कंट्री के अंदर कितने लोग हैं सिर्फ 7 करोड़ की इनकम है, किसी की तो इनकम है ही नहीं। ऐसे किसी फ्रेंड को पकड़ लो कि भी तेरी इनकम, वो फ्रेंड कह रहा मेरी कोई इनकम नहीं, फिर यार तू एक काम कर, ये 12 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाल ले, ठीक है, और फिर उससे ट्रांसफ़र करवा लो उसके अकाउंट से। तो ये भी एक मार्केट के अंदर बड़ा सिस्टम चलता है। तो मैनी ऑफ द एक्सपर्ट सेज गवर्नमेंट ये ध्यान रखना, 7 लाख 12 लाख जो आप कर रहे हो ना, जेन्युइनली तो बहुत कम लोग हैं जो फ़ायदा उठाएंगे, और उसको मिसयूज़ करने वाले के लिए इस कंट्री में, कंट्री भरा पड़ा है मिसयूज़ करने वाले, ये मिसयूज़ भी हो जाएगा। तो एनीवे मैंने छोटा सा हिंट दिया है, इसको भी आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मेथड को भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक आपको आइडिया दिया कि चार्ट अकाउंटेंट क्या कर सकता है, नॉलेज इंसान से क्या क्या करवा देती है। तो नॉलेज को अच्छे ढंग से यूज़ करो तो वेरी गुड, और गलत ढंग से यूज़ करो तो देखो फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि उसी नॉलेज से साइंटिस्ट लोगों के ट्रीटमेंट के इंस्ट्रूमेंट बनाता है, उसी नॉलेज से साइंटिस्ट एटम बम बनाता है दुनिया को आग लगाने के लिए, वही नॉलेज है। देखो सर्वेंट से ये कह रहे हैं पूछा नहीं जाएगा 12 लाख कहाँ से आए। देखो 7 करोड़ रिटर्न है, ठीक है, 7 करोड़, 1% चेक होनी है। तो 1% किन की चेक होगी? जिनकी इनकम 200 करोड़ है, 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, इनको सेलेक्ट करते हैं। अगर 1% में 12 लाख वाला आ गया तो 500 करोड़ वाले तो इसमें आएंगे ही नहीं। वो सर्वेंट कहेगा 500 करोड़ वाले को छोड़ के मेरे से पूछ रहे हैं, इसका नंबर कभी नहीं आएगा। 7 करोड़ में से 1% सेलेक्ट करें तो 1% किसको लेंगे? टॉप की इनकम वाले को। 2000 करोड़ की इनकम है इसको ले लो, 500 करोड़ की इनकम इसको ले लो। ये मान लो आप 50 लाख तक की इनकम वाले को कभी भी स्क्रूटनी में नहीं लेते, नेवर, बहुत रेयर है। 50 लाख तक की इनकम वाला बंदा आंख बंद करके जितनी हेराफेरी करनी कर ले, उससे कभी कोई कुछ नहीं पूछेगा, उससे कोई स्कोप नहीं है। ये फिर वही नॉलेज वाली बात है। कॉमन मैन को नॉलेज नहीं, वो कहेगा सीए को नॉलेज है, सीए को पता है, तेरे से कोई नहीं पूछेगा, तो चिंता मत कर। और पूछेंगे तो जवाब हमारे पास तैयार है। 12 लाख इज नॉट बिग अमाउंट, 12 लाख का जवाब हम निकाल देंगे कि ये पर्टिकुलर यहाँ काम करता था, वहाँ काम करता था, मैं सुबह घर से 6 बजे निकलता था, रात को 12 बजे तक काम करता था, ये करता था, वो करता था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको झूठा साबित नहीं कर सकता। देखो एक बंदा झूठ बोल रहा है, आपको पता है, नहीं, कोर्ट ये कहती है आपको पता से क्या हो जाएगा, यू हैव टू प्रूव इट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम कह रहे हो 12 नहीं हो सकती, जज कह रहा है मैं भी कहता हूँ 12 नहीं हो सकती, बट वी हैव टू प्रूव इट। आपको बियॉन्ड डाउट साबित करना पड़ेगा ये इसकी इनकम नहीं है, फिर ये भी बताना पड़ेगा फिर ये किसकी है, पूरी बात बताओ, फिर हम फैसला करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। देखो एक वर्ड होता है ओनस ऑफ प्रूफ, है ना, आपने भी सुना होगा, साबित करने की जिम्मेवारी। तो उसको ऐसे लिखा जाता है ओपीडी, जज विल से ओके 12 लाख ओपीडी, ओनस ऑफ प्रूफ ऑन द डिपार्टमेंट। इसको इशू बनाएंगे। वन इशू इज डिपार्टमेंट सेज दिस 12 लाख डू नॉट बिलोंग टू दिस पर्सन, जज विल से 12 लाख इनकम ओपीडी, साबित करो, लाओ प्रूफ, बताओ कहाँ से लाएंगे। डिपार्टमेंट से ये कभी प्रूव नहीं हो पाएगा, डिस्प्यूट में रहेगा, सालों साल कोर्ट में चलता रहेगा, जज अल्टीमेटली से छोड़ देगा, क्योंकि ये प्रूव नहीं हो पाया। प्रूव कितना करना होता है? 100%। जज विल से यू हैव प्रूव्ड इट 80%, 80% से पनिशमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए काफ़ी लोग हैं क्राइम करके बच जाते हैं, क्योंकि 100% प्रूव नहीं हो पाता। तो ये और बातें हैं, बाद में आपको धीरे धीरे और पता लगेगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ जिससे पता लग जाए कि भी चार्ट अकाउंटेंट की वैल्यू मार्केट में क्यों है। ये तो एक छोटा सा एस्पेक्ट है, ऐसे इनकम टैक्स में 1000 एस्पेक्ट है जिसमें हर एक में स्कोप है, इसमें यूँ कर लो, इसमें यूँ कर लो, इसमें यूँ कर लो, इसमें यूँ कर लो, न्यूमरस आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको डाउट तो नहीं आता। मैंने एक रफ हिंट आपको दिया, अभी इसकी और बातें भी आएंगी, इससे रिलेटेड और बातें आएंगी, धीरे धीरे करके आएंगी। अभी इनिशियल स्टेज पे तो इतनी बात कर, तो आपको एक ये बात तो पता लगी होगी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द चार्ट अकाउंटेंट एंड व्हाट रोल कैन बी प्लेड बाय हिम। ये तो 2 क्लास में इतनी बात समझ में आई है, 3 क्लास में, तो आगे चल के तो पता नहीं। जो 20,000 करोड़ की कंपनी आएगी उसका ये इशू थोड़ा है 12 लाख।
वो 20,000 करोड़ की कंपनी कहेगी कि हमारे पास 7,000 करोड़ का 2 नंबर है, 7,000 करोड़ का, इसको ज़रा एडजस्ट करवाओ, टैक्स भी ना देना पड़े और सही भी हो जाए। 10,000 करोड़ का 2 नंबर है, 20,000 करोड़ का 2 नंबर है, ये कंपनी जी आएंगी। उनका मतलब 50,000 करोड़ का 2 नंबर कैसे एडजस्ट होगा, लेकिन वो अलग मेथड है बाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, explain taxability of casual income. As per section 115BB, casual income shall be taxable at a rate of 30%. As per section 24(2)(24)(9), casual income means any winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games, other games of any sort, or from gambling or betting of any form or nature whatsoever. Lottery includes winnings from prizes awarded to any person by draw of lots or by chance or in any other manner whatsoever under any scheme or arrangement by whatever name called. Card games and other game of any sort includes any game show, entertainment program on television, electronic mode in which people compete to win prizes in any other or in other similar game. Casual income shall be taxable under the other sources and it will be included in the gross total income also total income. But while computing taxability, casual income shall be separated from other income taxable at 30%. If assessee has incurred any expenditure in connection with earning of casual income, such expenditure shall be allowed to be deducted. Mr. X purchased lottery tickets of ₹10,000 and he had a winning of 1 lakh. In this case, expenditure of 10,000 shall not be allowed to be deducted and income of ₹1 lakh shall be taxable. एक बार रफली रीड करो, मैं एग्जांपल से देके डिस्कस कर। देखिए इसमें एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदा 10,000 रुपये का और मेरी लॉटरी निकली 10 लाख की, तो ये कौन सी इनकम लग रही है आपको? सैलरी हेड की तो है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की है नहीं, बिजनेस फैशन की है नहीं, कैपिटल गेन की है नहीं, मुझे 4 हेड तो हटा दो। अब ये जो इनकम है इसको हम बोलेंगे कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में गैम्बलिंग एक्टिविटी वाली भी इनकम भी कैजुअल है, और अगर हम कोई गेम शो में पार्टिसिपेट करते हैं टीवी पर या इंटरनेट पर, गेम्स आती है ना इंटरनेट पे भी बहुत सारी, उसमें विन करते हैं, वो भी यही है। लॉटरी में विन करते हैं, वो भी यही है। उससे चाहे ये एक्टिविटी लीगल है चाहे इलीगल है, डू नॉट मैटर, इनकम टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। लीगल हुई तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी, इलीगल हुई तो पुलिस आपको अलग अरेस्ट करेगी और पुलिस केस आपके ऊपर अलग चलेगा। पुलिस केस इनकम टैक्स देने का मतलब ये नहीं आप पुलिस केस से बच गए, वो हमें नहीं पता, वो इनकम टैक्स में नहीं आता, वो आता है भारतीय न्याय संहिता। पहले इसका नाम क्या था? इंडियन पिनल कोड, अब ये आ गई है। इसके अंदर पनिशमेंट है, उसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल भी भेज सकते हैं, मुझसे वो अलग मैटर है, मुझसे मतलब नहीं है। टैक्स अलग मैटर है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स स्लैब रेट भी नहीं लगेगा, 30% लगेगा। तो टीवी के ऊपर कोई भी प्रोग्राम हो सब इसमें कवर्ड है, इंटरनेट पे कोई भी प्रोग्राम हो सब इसमें कवर्ड है, कोई भी लॉटरी हो, कार्ड गेम्स, ताश के पत्तों की कोई गेम हो, क्रॉसवर्ड पजल, सब इसमें कवर्ड है। वो सब मिला के इकट्ठा करके एक नाम दे दिया, क्या नाम? कैजुअल इनकम। कैजुअल मीन्स ओकेजनल, कभी कभार आने वाली ये जो इनकम है, इसके ऊपर आपका रेट लगेगा 30%। पुलिस आपको अरेस्ट करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता, वो इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनमें से कोई एक्टिविटी की यू विल बी अरेस्टेड। इम्प्रिजनमेंट होगा आपका 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, जेल जाओगे, फाइन भी लगेगा, जेल भी जाओगे, और जो पैसा आपके पास होगा सारा हम कब्जा कर लेंगे, टैक्स भी देना पड़ेगा, और जो बच गया वो हम ले जाएंगे। 30 उधर दे दो, 70 हमें दे दो, कॉन्फिस्केट हो जाएगा सब कुछ। और आपके लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह जिनको आप यूज़ कर रहे थे इस काम में, सब पुलिस की कस्टडी में। वो क्रिकेट के गेम में नहीं चलते बुकीज़, वो बुकीज़ पे जब पुलिस छापा मारती है उनके लैपटॉप, मोबाइल सब ले जाती है, कैश वैश सब इकट्ठा करके ले जाती है। तो ये मीनिंग है। तो आप एक बार रीड करो फिर और डिस्कस करो।
देखो अब दोबारा से देखो, मैंने लॉटरी खरीदी थी, लॉटरी टिकट खरीदे थे 10,000 के और 10 लाख की निकली है लॉटरी, तो मेरी इनकम कितनी बनी? 10 लाख तो ग्रॉस रिसिप्ट है, दिस इज द एक्सपेंस इनकर्ड। और हमने पहली क्लास में डिस्कस किया एक्सपेंस इनकर्ड विल बी डिडक्टेड एंड बैलेंस विल बी इनकम, अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल भी है। तो मेरी इनकम कितनी बनी? 990, करेक्ट। बट गॉम से नहीं, कैजुअल इनकम में ये सिस्टम नहीं है। दिस वन सेक्शन 58(4) ये कह रहा हम कोई एक्सपेंडिचर आपको लेस नहीं करने देंगे, हमने डेफिनेशन ही बदल दी इनकम की, द ग्रॉस रिसिप्ट इटसेल्फ इज इनकम। तो ध्यान रखना कैजुअल इनकम के केस में इनकम कैलकुलेट करने का नॉर्मल सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया जाता, द ग्रॉस रिसिप्ट इज कॉल्ड इनकम। एक तो ये डिफरेंस नोट कर लेना। दूसरा डिडक्शंस है मेरी 80C से 80U, वो चैप्टर 6 से वाली ध्यान है, वो मेरी है 2 लाख की, मैंने कहा तो लेस हो से ये भी लेस नहीं होगा। वो डिडक्शन हम जो देते हैं वो नॉर्मल इनकम से देते हैं, स्लैब रेट वाली से, इससे नहीं देते। उल्टे काम कर रहे हो और आप डिडक्शन दें हम आपको, क्यों कर रहे हो ये काम? हम आपको डिस्करेज करना चाह रहे हैं। अब ये इनकम आई 10 लाख, तो मैंने कहा स्लैब रेट गोल से बिल्कुल नहीं, 30%, 3 लाख टैक्स निकालो, हम आपको डिस्करेज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेज जहाँ पर बिल्कुल इलीगल है वहाँ तो हमने बैन कर दिया, और जहाँ पे इलीगल नहीं है, मैं थोड़ा उसका ही बता दूँ लीगल इलीगल में क्या होता है। आप मुझे बताइए एक गेम, इसको लीगल कहें कि इलीगल कहें? तो गवर्नमेंट से अगर ये टैलेंट बेस्ड है, अगर ये एफर्ट्स बेस्ड है, जब तक ये टैलेंट और एफर्ट्स बेस्ड है तब तक ये गेम है। द मोमेंट इट बिकम्स ए चांस, लक, इट बिकम्स गैम्बलिंग। मैं एक सर्कस में गया, उन्होंने कहा कि भाई रिंग दे रहे हैं आपको, रिंग फेंकिए, डल जाएगा उसमें इतना पैसा। तो उससे वी आर कन्फ्यूज्ड कि ये टैलेंट बेस्ड है, ये एफर्ट्स बेस्ड है, या ये चांस है। तो इसलिए देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कन्फ्यूज्ड। तो जहाँ उन्होंने क्लियर कट लगा वहाँ तो इसे इंडियन पीनल कोड में डाल दिया, और जहाँ क्लियर कट नहीं लगा उसे छोड़ दिया। तो इंडियन पीनल कोड के अंदर गैम्बलिंग की अलग डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मिक्स है, वो से इनकम टैक्स एक्ट को तो देखना ही नहीं है ये है या वो है, हमने क्या लेना, हमें तो टैक्स दे दो। ये तो जब पुलिस केस बनाएगी तब पुलिस देखेगी कि इंडियन पीनल कोड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो उसे अरेस्ट करेंगे। ठीक है, इसको एग्जैक्टली बताना बड़ा मुश्किल है। वहाँ भी रफली बताया हुआ है, उसी के बेस पे फिर उसका मीनिंग निकाला जाता है, ये इसमें गैम्बलिंग में आएगा कि नहीं आएगा। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स, इसलिए कोर्ट में जाएंगे तो जज हिमसेल्फ से समझ में ही नहीं आ रहा ये गैम्बलिंग है कि नहीं है। भाई बहुत जगह बचाव हो जाता है, और बहुत जगह जब क्लियर कट है वहाँ तो जैसे मान लो बेट लगाना है, बेट हो जाए शर्त, भाई विराट कोहली बनाएगा 100 रन, तो आप बताओ ये टैलेंट बेस्ड है या सिंपल लक गेम? सिंपल गेम है, तो सिंपल गेम है। विराट कोहली को खुद को नहीं पता मैं बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, और पब्लिक को पता है बनाएगा, तो ऐसी चांस है। तो उसे ये तो भाई गैम्बलिंग मतलब। अच्छा ये बताओ गवर्नमेंट को गैम्बलिंग करने से क्या प्रॉब्लम है? गैम्बलिंग में गवर्नमेंट से आप बर्बाद भी हो सकते हो, कि गैम्बलिंग का लालच ऐसा होता है पूछो मत। जब आप बर्बाद होगे आपकी फैमिली बर्बाद होगी, कंट्री का सिटीजन बर्बाद होगा, सोसाइटी बर्बाद होगी, पूरा सिस्टम बर्बाद होगा। हम आपको ऐसा नहीं देख सकते, हम आपको बचाएंगे, हमारी ड्यूटी है। इसलिए गवर्नमेंट से ये काम मत करो। हमने अपने सिटीजन्स को, सोसाइटी को, लोगों को बर्बाद होने से भाई आप विन भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो। और नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो भाई, नॉर्मल गेन होगा, नॉर्मल लॉस होगा, कोई बात नहीं। ये तो बहुत एबनॉर्मल होगा, इसलिए गवर्नमेंट से रोकती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे गवर्नमेंट से गैम्बलिंग में डाल के इसको रोक देगी, जहाँ थोड़ा बहुत होगा चल जाएगा। तो इसलिए हमें खैर इससे मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है वो गैम्बलिंग इंडियन पीनल कोड का है नहीं है, इससे कोई मतलब। हमें तो ये मतलब है कैजुअल इनकम में लिखा हुआ है ना, बस लिखा हुआ है, बात खत्म होगी। 30% निकालो टैक्स, ठीक है। अब दोबारा रीड करके देखो। देखो गेम और गैम्बलिंग का ना बड़ा कन्फ्यूजन है। दिवाली पे घर पे बैठ के हम ताश के पत्ते खेल रहे हैं,
आपस में पैसा वैसा भी ले लेते हैं ना दिवाली पे। आप बताओ गेम है कि गैम्बलिंग है? यहाँ तो लिखा है ताश के पत्ते वाली सारी गैम्बलिंग है। लेकिन हम कहेंगे ये क्या बात बनी भाई, किस बात की गैम्बलिंग है, ये तो गेम है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट सेज वी आर आवर सेल्फ कन्फ्यूज। तो घर के अंदर आपके पुलिस एंटर कर ही नहीं सकती विदाउट एनी रीजन। घर में आप क्या करते हो, करते रहो, लिखा नहीं हुआ करते रहो, अंडरस्टूड है करते रहो, तो गेम मान के छोड़ देंगे। ये थोड़ा पुलिस घर में छापा मार लेगी कि जी कैसे खेल रहे हो। लॉटरी बताओ, लॉटरी गैम्बलिंग है कि नहीं है? अब इसका एग्जैक्ट लॉ क्या मैं बताता हूँ आपको। गौर से अगर लॉटरी हम चलाएंगे तो गैम्बलिंग नहीं है, कोई और चलाएगा तो गैम्बलिंग है। लॉटरी में क्राइटेरिया ये है। आपको पता है गवर्नमेंट लॉटरी चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, इनको सबको अथॉराइज है। लॉ में लिखा है आप लॉटरी चला सकते हो। लेकिन ये लॉटरी चलाते हैं साल में एक दिन, दिवाली पर, होली पर एक ही आती है। साल में एक दिन इज़ नॉट ए गैम्बलिंग। अब हर रोज़ लॉटरियाँ खरीदे जा रहे हो, हर रोज़ लुटाए जा रहे हो, उनसे वो गैम्बलिंग है। तो प्राइवेट सेक्टर को लॉटरी अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग है, अरेस्ट हो जाएगा बंदा। इनकी लॉटरी खरीदी अरेस्ट हो जाएगा, बेचने वाला खरीदने वाला। गवर्नमेंट की खरीद लो, लेकिन गवर्नमेंट पूरा साल लॉटरी नहीं चलाती, वंस इन ईयर आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा साल में 2 आ जाएंगी। फिर वो लॉटरी से क्या करते हैं, वो पैसा प्राइज में बटेगा, जो बच जाएगा वो गरीबों पे खर्च किया जाएगा। प्राइवेट पर्सन तो बच जाएगा तो अपनी जेब में ले जाएगा, गवर्नमेंट इसे गरीबों में बांटती है। तो इस टाइप की लॉटरी अलाउड है, ये गैम्बलिंग में नहीं आता। लेकिन कैजुअल इनकम है, 30% लगेगा। और प्राइवेट पर्सन चलाएगा वो गैम्बलिंग है, लेकिन कैजुअल इनकम में है, 30% लगेगा। तो इसलिए आप ये मत देखना लीगल इलीगल, आप तो ये देखना ना वर्ड लॉटरी लिखा हुआ ना, हमें नहीं पता स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्राइवेट की गैम्बलिंग है नहीं है, 30% बढ़ा। ठीक है, अब इस पूरे को आप देख लो, फिर इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। और इसमें देखो कौन सा पॉइंट है जो मैंने नहीं बताया, कौन सा, रिबेट। हाँ, रिबेट का रह गया। आप मुझे बताइए, मेरी लॉटरी निकली है 7 लाख की, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट से भाई नहीं मिलेगा। मान लो लॉटरी टिकट खरीदे 10,000 के, हम नहीं लेस करने देंगे, डिडक्शन भी लेस नहीं करने देंगे, निकालो टैक्स 2,10,000। तो आगे रिबेट वाली बात आप बताओ, क्या गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कि नहीं? जब एक्चुअल एक्सपेंस अलाउ नहीं कर रहे डिस्करेज करने के लिए, जब डिडक्शन अलाउ नहीं कर रहे डिस्करेज करने के लिए, तो रिबेट किस बात का? लेकिन रिबेट भी लिखा है अलाउड। मैंने जब आपको क्या बताया था, इनकम टैक्स एक्ट एक पर्सन ने नहीं लिखा, लैक्स ऑफ पीपल हैव रिटन इट। हर बंदे का अपना कंसेप्ट है। किसी ने कहा गलत है, गलत है, किसी ने कहा गलत क्या है, जब सबको दे रहे तो इसको भी दे दो, उसने उठा के दे दिया। हमें पढ़ते हुए बड़ा अजीब सा लगेगा, ये तो दे नहीं रहे, ये दे नहीं रहे, ये क्यों दे दी, ये भी ना देते। लेकिन ध्यान रखना, देना है आपको, एक्ट में लिखा हुआ है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, लैक्स ऑफ पीपल हैव रिटन इट। देखो मेरा जो मानना है, क्या इनका भी वही कंसेप्ट है? नहीं। क्या इनका भी वही कंसेप्ट है? नहीं। हर बंदे का अपना कंसेप्ट है। तो एक ही टॉपिक का एक सेंटेंस मैंने लिखा, एक सेंटेंस इन्होंने लिखा, एक सेंटेंस इन्होंने लिखा, पढ़ने वाला कन्फ्यूज हो जाएगा लिखा क्या है। मैं कुछ और कही जा रहा हूँ, ये कुछ और कही जा रहे, कुछ और कही जा रहे। मैंने लिखा ये सेंटेंस, एक्सपेंडिचर किस बात का गलत काम कर रहे हो। दूसरे ने लिखा ये सेंटेंस, डिडक्शन किस बात का। तीसरे ने क्या कहा, अरे तुम एक्सपेंडिचर नहीं दे रहे, तुम डिडक्शन नहीं दे रहे, रेट भी 30%, उसकी जान लोगे क्या? एक टिकट खरीद दिया, रिबेट तो दो। ये बात भी ठीक है। हर बंदा अपने आप में सही होता है। आपका फ्रेंड कह रहा है ऐसे कर लो, आप कह रहे हो ऐसे कर लो, आप भी ठीक है, वो भी ठीक है, सिर्फ हमें समझना पड़ेगा। अगर हम उसकी बात को समझेंगे तो सही है। डिस्प्यूट क्यों होता है? क्योंकि हम आपस में समझते ही नहीं। हम ये समझते हैं हम सही है, ये गलत है। लेकिन जब इससे हमने पूछा कि भाई तूने रिबेट क्यों अलाउ किया, इसने कहा मैंने इसलिए किया, आपने एक्सपेंडिचर रोक दिया, आपने डिडक्शन रोक दिया और आपने 30% लगा दिया। ये क्या बात बनी? क्या पता उसने स्टेट गवर्नमेंट की लॉटरी खरीदी हो, खुद ही तुम बेचे जा रहे हो गवर्नमेंट, और खुद ही कह रहे हो रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा। जब हमने इसकी बात सुनी तो हमें लगा ये तो बात तो बिल्कुल सही है भाई इसकी। तो डिस्प्यूट वहीं होता है जहाँ पर्सन डिफरेंट है और हम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर बात सुन ली तो हम कहेंगे भाई देख तू भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, तू अपना चला मैं अपना चलाऊँगा, झगड़ा किस बात का। तो रियल लाइफ में डिस्प्यूट कभी नहीं होगा, फ्रेंड से डिस्प्यूट कभी नहीं होगा। आप इस अप्रोच को अडॉप्ट करके देख लो। कोई कुछ कह रहा है तो कुछ बात सोच के कह रहा है,
ये बात आप मान के चलना, बिना सोचे समझे कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। अब लिखवाऊँ क्वेश्चन, पहले इलस्ट्रेशन दिखाते हैं एक दो। इलस्ट्रेशन देखो, और थ्योरी में कुछ रहा तो नहीं ना, कोई वर्ड सेंटेंस जो थ्योरी में रह गया हो, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखिए, पहले इलस्ट्रेशन में इनकम कितनी, 5 लाख की कैजुअल इनकम है, डिडक्शन 1 लाख। सॉल्यूशन देखो, ये कैजुअल इनकम अदर सोर्स हेड में आती है, जो इनकम पहले 4 हेड में नहीं आएगी, अंडरस्टूड है 5वें हेड में आएगी। कैजुअल इनकम 5 लाख, डिडक्शन तो देखो देना नहीं है, 5 लाख पे टैक्स निकाल लो, क्या रिबेट देना है, देना है, 87 में रिबेट दे दो, इनकम और टैक्स आ जाएगा। दूसरे केस में 7 लाख, वंस अगेन डिडक्शन तो देना नहीं है, क्या रिबेट देना है, देना है, रिबेट अलाउ कर दो। तीसरे केस में 10 लाख, 30% का टैक्स लगेगा, इसमें रिबेट है ही नहीं। चौथे केस में 51 लाख, 30% का टैक्स लगेगा, 10% का सरचार्ज लगेगा और सरचार्ज का मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट कर लिया, यानी अब इसके अंदर हमने सरचार्ज का पार्ट मिक्स कर लिया, तो ये आंसर आ गया। लाइक वाइज सिचुएशन को कैसे बदल लो, आप यहाँ तक एक बार देख लो, यहाँ तक पहले मैं लिखवाऊंगा आपको, फिर आगे चलेंगे। इतना एक बार देख लो, किसी को डाउट पूछ। ठीक है, लिखवाऊँ क्वेश्चन, लिखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा। मिस्टर एक्स कैजुअल इनकम 6 लाख, मिस्टर वाई इज कैजुअल इनकम ₹18 लाख, मिस्टर जेड इज कैजुअल इनकम ₹61 लाख। बस ये सॉल्व, इतना पार्ट सॉल्व कर दीजिए। बुक ओपन कर लेना, बुक से मिला के करना, बुक से मिला के सॉल्व कर लेना प्रेजेंटेशन में, ताकि आपको दिक्कत ना आए।
हाँ प्लीज़ बताइए, इतने पार्ट तक पहले डाउट, अभी ब्रेक करते हैं, यहाँ तक किसी डाउट तो नहीं ना। ब्रेक के बाद फिर इसके अंदर मिक्स करेंगे मार्जिनल रिलीफ। अभी इसमें मार्जिनल रिलीफ नहीं आया ना, अभी हम लेंगे मार्जिनल रिलीफ, रिबेट का भी लेंगे और सरचार्ज का भी लेंगे। कैसे लेंगे? अगर मैं इनकम 7,10,000 कर दूंगा तो रिबेट का मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। इनकम 51 लाख कर दूंगा तो फिर सरचार्ज का मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। तो इसमें दोनों मार्जिनल रिलीफ आ जाएंगे। वो ब्रेक के बाद करते हैं, पहले ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद इसमें मर्ज करेंगे मार्जिनल रिलीफ को। हाँ प्लीज लिखिए अब एक क्वेश्चन, जरा सॉल्व करेंगे उसको। Mr. X says casual income rupees 7,10,000. कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या लग रहा है इसमें मार्जिनल रिलीफ है? मार्जिनल रिलीफ है या नहीं है? तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट्स सॉल्व इट, लेट्स सॉल्व इट। तो पहले 710 पर 30% पर टैक्स लगा लो। कितना बना? 213। ठीक है। अब ये पर्सन सोच रहा है कि अगर मेरी इनकम 7 लाख होती तो क्या होता। लेट्स सी क्या होता। तो बनता 210 और लेस हो जाता है 87A का रिबेट। 7 लाख में तो हो जाता कितना? 25,000, 185। ठीक है। अब अगर 7 होता तो 185 और 710 है तो 213। तो टैक्स का इंक्रीज कितना ज़्यादा है? 213 लेस 185 कितना? 28,000। और इनकम का इंक्रीज कितना ज़्यादा है? 10,000। तो ही सेज कि भाई मेरी इनकम तो 10,000 बढ़ी है और टैक्स 28,000। तो उससे ठीक है, डिफरेंस आपको माफ़ कर देते हैं। तो ये बनेगा मार्जिनल रिलीफ 18,000 लेस कर देना, ऊपर 4 करके अच्छे से लगा के आंसर आ जाएगा। तो कैजुअल इनकम वाले में थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन आता है। प्रिंसिपल तो सेम ही है। 7 लाख पे आप टैक्स निकाल लो, 7 पे तो रिबेट मिलेगा तो रिबेट अलाउ कर दो 185। नाउ डू द कंपैरिजन कि 7 लाख वाला तो बता रहा है 185 और 710 वाला बता रहा है 213। उसका टैक्स 28,000 ज़्यादा है, उसका टैक्स ज़्यादा 10,000 ज़्यादा होना चाहिए था। तो डिफरेंस इज मार्जिनली आ जाएगा। कैलकुलेशन सेम है, वर्किंग नोट बिल्कुल वैसे ही दिखाना है आपको। बस देखने में आपको लगेगा ये डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। वही इंक्रीज इन टैक्स 28, इंक्रीज इन इनकम 10, एक्सेस ऑफ इंक्रीज इन टैक्स ओवर इनकम इज 18, गिव मार्जिनली। ठीक है, डाउट देख लीजिएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन लिखवाया था मैं, प्रेजेंटेशन सेम है, मैंने तो समझाने के लिए ऐसे लिख दिया ना। आपका सेम प्रेजेंटेशन आएगा, वही मार्जिनल रिलीफ वाला जो वर्किंग नोट था एज इट इज आएगा पूरा। ठीक है, लिखवाऊँ? डाउट किसी को? चलिए लिखिए। मिस्टर एस कैजुअल इनकम रुपीज 7,20,000। डिडक्शन ATC टू 80 रुपीज़ 1 लाख। तो डिडक्शन तो मिलेगा ही नहीं, कैजुअल इनकम से मिलता ही नहीं है। ठीक है,
Mr. Y has casual income rupees 101 lakh. Deduction ATC to ATU same, rupees 1 lakh. Compute टैक्स लायबिलिटी. उसमें मार्जिन रिलीफ रिबेट का आएगा, इसमें मार्जिन रिलीफ सरचार्ज का आएगा. सरचार्ज वाला लास्ट में किया था, रिबेट वाला आज किया है. कंसेप्ट इज द सेम. दोनों में एक ही सेंटेंस होता है, इंक्रीज इन टैक्स शुड नॉट बी मोर देन इंक्रीज इन इनकम, अदरवाइज मार्जिन रिलीफ शैल बी अलाउड. सिंगल सेंटेंस है. प्लीज अब ट्राई करके देखो. देखो जो पहले वाला क्वेश्चन है ना 720 वाला, उसके लिए बुक में एग्जैक्ट जो ऐसा ही इलस्ट्रेशन है वो है पेज नंबर 24 है ना. पार्ट नंबर कितना है? 6. हाँ, पेज नंबर 24 का इलस्ट्रेशन का पार्ट है 6. इसको देख के सॉल्व कर लेना पहला, और दूसरा सॉल्व करना है इसी पेज पर. आप देख सकते हो पार्ट नंबर 5. तो पहला पार्ट पहले सॉल्व करो, पेज नंबर 24 का पार्ट नंबर 6 देखो, इससे मिला मिला के सॉल्व कर लो. इसको निकाल लो, इससे बिल्कुल टैली कर करके सॉल्व करो. फिर पेज नंबर 24 का पार्ट नंबर 5 निकाल लो और इससे टैली कर करके सॉल्व करो. ठीक है, हो जाएगा ना? कर लीजिए.
बताइए प्लीज़, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो कैजुअल इनकम वाले में थोड़ा सा मार्जिनल रिलीफ जब रिबेट का है थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन है उसमें 7-10 है तो है। 7 मान के आप कैलकुलेट कर लो, टैक्स का कंपेरिजन कर लो, टैक्स का इंक्रीज इनकम के से जितना ज़्यादा उतना मार्जिनल रिलीफ है। बोलिए डाउट्स? एक क्वेश्चन और लिखवा दूँ? ठीक है, लिख लो, एक क्वेश्चन और करके देख लो। Mr. X has casual income rupees 202 lakh. Mr. Y has casual income rupees 7,11,929. लगभग सेम ही क्वेश्चन है। जरा फास्ट कर लेना, आप स्पीड बढ़ जाएगी। पहले क्वेश्चन में तो स्पीड बनती नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड बनती है। अब थोड़ी स्पीड बना लेना। चलो अब की बार ऐसा करते हैं, जिसको मैं कहूँगा वो स्टूडेंट यहाँ सॉल्व करें, मेरी चॉइस से चलेगा? चलो मैं बताऊँगा जिसको, वो सॉल्व करेगा। आपकी चॉइस नहीं, अब की बार चॉइस मेरी है। आराम से टाइम ले लो पूरा, आराम से सॉल्व कर लो। सबका सॉल्व हो गया? तो मैं किसी को भी बुला लूँ? तो बताओ किसको बुलाऊँ जो अपने आप आना चाहे। आ जाओ आप। यहाँ तक का सारा पार्ट तो क्लियर हो गया ना? अब जो अगली क्लास का पार्ट है उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स के पार्ट आएंगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आएगा। यहाँ तक तो सिंपल ही है। अब आगे कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट्स ऑफ टैक्स, बहुत सारे रेट हैं। 23 जुलाई से पहले ये रेट है, उसके बाद ये रेट है, शॉर्ट टर्म का ये रेट है, लॉन्ग टर्म का ये रेट है, शेयर का ये रेट है, अदर देन शेयर का ये रेट है। वो काफ़ी पार्ट अगली क्लास में आएंगे, ये कर लेते हैं पहले।
आप शॉर्टकट कर सकते हो, पेपर में मत करना। हाँ पूरा लिखना है। और ये भी जो एरो बनाना है इंक्रीज वाला, हाँ जी, अब मुझे फाइनल डाउट्स बता दो। सरचार्ज के फाइनल डाउट और रिबेट के फाइनल डाउट और जनरल सिस्टम के फाइनल डाउट, यहाँ तक 100% क्लियर होना चाहिए, ताकि फिर अगली क्लास में हम कैपिटल स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कहाँ तक करने हैं। देखो आप क्या करना, पेज नंबर से बता देता हूँ।
पेज नंबर 25 तक सब कुछ कर लेना, पेज नंबर 25 तक सब कुछ कर लेना, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एवरीथिंग। और हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 26 से, कैपिटल गेन का पार्ट स्टार्ट करेंगे। कैपिटल गेन वाला पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर स्टार्ट फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास। कैपिटल गेन यहाँ तक का सारा पार्ट करें, पेज नंबर 25 तक, ठीक है। ओके, थैंक यू।